मई 2026 आ चुका है और पूरी दुनिया की नजरें बीजिंग पर टिकी हैं। ये कोई आम राजनीतिक बैठक नहीं है, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक और हाई स्टेक्स शिखर सम्मेलन है जहां दुनिया की आने वाली तकनीकी सर्वोच्चता यानी ग्लोबल टेक सुप्रीमेसी तय होने वाली है। एक तरफ है संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ है चीन। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प रणनीतिक सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो खदानों की साधारण सी मिट्टी से शुरू होता है और सीधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य तक जाता है। ये पूरी कहानी कच्चे माल, माइक्रोचिप्स और कूटनीति के जबरदस्त टकराव की है। और सबसे बड़ी बात, इसका जो भी नतीजा होगा वो आने वाले कई दशकों तक दुनिया की ताकत का संतुलन तय करेगा। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $16.47 ट्रिलियन। मतलब ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये उन 17 अमरीकी कंपनियों की कुल वैल्यू यानी मार्केट कैप है जिनके सीईओ राष्ट्रपति ट्रंप के साथ सीधे एयरफोर्स वन में बैठकर बीजिंग पहुंचे हैं। इस नंबर की गंभीरता समझने के लिए ऐसे सोचिए, ये चीन की साल 2025 की पूरी जीडीपी का लगभग 90% है। इतना ही नहीं, ये जर्मनी, जापान और यूके, इन तीनों देशों की पूरी अर्थव्यवस्थाओं को मिला दें तो उससे भी कहीं ज्यादा है। ये आंकड़ा हमें साफ साफ बताता है कि ये भू राजनीतिक टकराव कितने विशाल पैमाने का है। इस कूटनीतिक मेज पर सिर्फ राजनेता नहीं बैठे हैं, बल्कि दुनिया की सबसे भारी भरकम प्राइवेट पूंजी भी दांव पर लगी है। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? दरअसल ये पूरी कहानी जमीन से निकाले गए बिल्कुल बेसिक कच्चे माल से शुरू होती है। वो साधारण सी दिखने वाली मिट्टी पहले बेहद जटिल सेमीकंडक्टर वेफर्स में बदलती है। फिर उन वेफर्स से दुनिया के सबसे एडवांस्ड एआई चिप्स बनते हैं। यही वो चिप्स हैं जो फ्यूचर के ह्यूमनॉइड रोबोट्स और इलेक्ट्रिक वाहनों को जान देते हैं और अंत में निवादा के रेगिस्तान में लगे 100 गीगावाट के विशाल डेटा सेंटर्स को चलाते हैं। लेकिन ये पूरी की पूरी सप्लाई चेन एक बहुत ही नाजुक धागे पर लटकी है और आज इस पूरे बुनियादी ढांचे का कंट्रोल ही इस ग्लोबल टेंशन का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चीन के रेयर अर्थ मोनोपोली यानी उनके एकाधिकार की। इस डेटा को देखिए, ये बिल्कुल साफ कर देता है कि असली कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है। दुनिया के 90% रेयर अर्थ मिनरल्स की रिफाइनिंग यानी उन्हें इस्तेमाल के लायक बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ चीन में होता है। बाकी पूरी दुनिया के पास मिलाकर भी सिर्फ 10% कैपेसिटी है। सप्लाई चेन पर पकड़ इसे कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि खनिजों का खनन चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, उन्हें काम लायक बनाने के लिए एक बहुत बड़े हिस्से को चीन की रिफाइनिंग फैसिलिटीज से होकर गुजरना ही पड़ता है। और ये तो हम सब जानते हैं कि बिना इन खनिजों के ना कोई चिप्स बन सकते हैं, ना कोई एआई और ना ही कोई मॉडर्न तकनीक। और यहीं पर पश्चिमी देशों की रणनीतिक कमजोरी बिल्कुल खुलकर सामने आ जाती है। प्राकृतिक भंडार और असल खनन उत्पादन के बीच एक बहुत बड़ा और खतरनाक अंतर है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका, ब्राजील या ऑस्ट्रेलिया में ये रेयर अर्थ मौजूद नहीं है। भंडार तो वहां भी है, लेकिन जब उन्हें वास्तव में जमीन से निकालने और प्रोसेस करने की बात आती है तो चीन के दशकों के भारी निवेश और शानदार बुनियादी ढांचे ने उसे इस रेस में बहुत आगे कर दिया है। खनिजों का जमीन के नीचे प्राकृतिक रूप से होना एक बात है, लेकिन उनके बाहर निकलने और प्रोसेसिंग पर कंट्रोल होना वो एकदम अलग बात है। अब जाहिर है, जब किसी के पास ऐसा एकाधिकार होता है तो वो अपना रणनीतिक फायदा तो उठाएगा ही। बीजिंग ने बिल्कुल यही किया है और अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स यानी निर्यात पर पाबंदियां काफी बढ़ा दी हैं। जरा टाइमलाइन देखिए। दिसंबर 2024 में उन्होंने अमेरिका के लिए गैलियम और जर्मेनियम पर बैन लगा दिया और फिर अप्रैल 2025 आते आते भारी दुर्लभ मृदा तत्वों पर भी नई लिमिट्स लगा दी। ये अमेरिका के लिए कोई कल की चिंता नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल तात्कालिक सामने खड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका अपने इस्तेमाल का करीब 70% रेयर अर्थ सीधे चीन से इंपोर्ट करता है। ये उनके टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सीधे सीधे खतरे की घंटी है। यहीं से हम अपने दूसरे अहम पहलू पर आते हैं, यानी टेक ट्रांसफर का जाल। हम कच्चे माल से थोड़ा आगे बढ़कर अब बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा की। इस पूरे ट्रेड वॉर या व्यापार युद्ध की जो असली उलझन है वो यहाँ एकदम साफ है। एक तरफ है अमेरिकी कंपनियां, उनका गोल बड़ा सीधा है। वो चीनी बाजार में बिना किसी रोक टोक के अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं और अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी अपनी तकनीक की पूरी सुरक्षा चाहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ चीन की अपनी एक बहुत ही स्पष्ट रणनीतिक नीति रही है। उनका गोल है, अगर आपको हमारे बाजार में घुसना है तो बदले में अपनी तकनीक हमें देनी होगी। इस जबरन टेक ट्रांसफर के पीछे उनका मकसद अपनी घरेलू आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। और सच कहें तो ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं और सीधे सीधे टकराते हैं।
इतिहास गवाह है कि विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों को अक्सर मजबूत चीनी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर यानी संयुक्त उद्यम बनाने के लिए मजबूर किया गया है। इसके जरिए चीन ने क्या किया? उन्होंने 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में तेजी से तकनीक हासिल की और टेक्नोलॉजी की सीढ़ी पर बहुत तेजी से ऊपर चढ़े। असल में ये उनकी मशहूर मेड इन चाइना 2025 विजन का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। उनका साफ टारगेट है कि हाईटेक इंडस्ट्रीज में वो दुनिया के लीडर बने और विदेशी तकनीक पर उनकी निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब आते हैं आज के सबसे गर्म और चर्चित मुद्दे पर, एनवीडिया का H200 चिप स्टैंड ऑफ। ये वो हार्डवेयर है जो असल में इस पूरे ग्लोबल AI बूम का सबसे बड़ा इंजन है। इन चिप्स को बेचना आज कितनी बड़ी नौकरशाही और लाल फीताशाही में फंस गया है, ये सच में हैरान करने वाला है। अमेरिका ने बिक्री की परमिशन तो दे दी, लेकिन इतनी सख्त शर्तों के साथ कि पूछिए मत। पहली शर्त, बिक्री से होने वाले रेवेन्यू का 25% सीधा अमेरिका को बतौर फीस जाएगा। दूसरी शर्त, हर एक शिपमेंट की एक थर्ड पार्टी सिक्योरिटी जांच होगी, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं इन चिप्स का इस्तेमाल मिलिट्री के कामों में तो नहीं हो रहा। अब इसके जवाब में चीन ने भी अपना पैंतरा बदला है। उन्होंने अपनी कंपनियों से कहना शुरू कर दिया है कि विदेशी चिप्स छोड़ो और हुआवे या डीपसीक जैसे अपने घरेलू चिप मेकर्स की तरफ रुख करो। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैक्ट ये है, वॉशिंगटन ने अलीबाबा और टेंसेंट जैसी करीब 10 दिग्गज चीनी कंपनियों को अप्रूवल दे दिया है कि वो 75,000 चिप्स तक खरीद सकती हैं। पर हकीकत क्या है? जीरो डिलीवरी। जी हाँ, एक भी चिप चीन नहीं पहुंची है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका भेज नहीं रहा, बल्कि बीजिंग खुद चुपचाप इन डिलीवरीज को ब्लॉक कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो विदेशी चिप्स पर अपनी निर्भरता और नहीं बढ़ाना चाहते। वो चाहते हैं कि उनका अपना घरेलू AI उद्योग खुद के दम पर खड़ा हो। और इसीलिए ये पूरी बहस हमें ले जाती है उन लोगों की तरफ जिन्हें हम इस $16 ट्रिलियन की CEO टीम कह सकते हैं। ये वो दिग्गज हैं जिन पर इस टूटी हुई सप्लाई चेन को ठीक करने का जिम्मा है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। एनवीडिया के जेनसन हुआंग, जिनकी कंपनी का मार्केट कैप $5.37 ट्रिलियन है, एप्पल के टिम कुक $4.33 ट्रिलियन के साथ, और टेस्ला के एलन मस्क $1.68 ट्रिलियन। जरा सोचिए, सिर्फ इन चंद लोगों का संयुक्त आर्थिक वजन जर्मनी, जापान और ब्रिटेन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से भी ज्यादा है। जब इतने भारी भरकम प्रभाव वाले लोग एक साथ किसी कूटनीतिक मेज पर बैठते हैं तो दांव अकल्पनीय रूप से ऊंचे हो जाते हैं। सच कहें तो ये शायद कूटनीति के इतिहास में कॉर्पोरेट पावर का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। अब सवाल ये है कि ये सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स बीजिंग में किसी न किसी समझौते के लिए इतने उतावले क्यों हैं? क्योंकि असल दुनिया में उनके बिजनेस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मेटा का $2 बिलियन का मैनिस नाम के AI स्टार्टअप का अधिग्रहण बीजिंग ने ही रोक दिया है। कोहेरेंट नाम की कंपनी जो ऑप्टिकल नेटवर्किंग गियर बनाती है, उसे चीनी खनिजों से पूरी तरह काट दिया गया है। और बायोटेक की दुनिया की दिग्गज कंपनी इल्यूमिना तो सालों से इन्हीं प्रतिबंधों की मार झेल रही है। ये सब सिर्फ अखबारों की सुर्खियां नहीं हैं, ये वो असली कारोबारी चोट है जिसने इन अधिकारियों को बीजिंग की इस उड़ान पर मजबूर किया है। और यही सब हमें वापस लाता है इस कहानी के क्लाइमैक्स पर, 2026 के इस ऐतिहासिक बीजिंग शिखर सम्मेलन पर। यहीं पर मिट्टी, वेफर्स और चिप्स की दुनिया कूटनीति की अमूर्त दुनिया से टकरा रही है। इस पूरे गतिरोध का, इस पूरी टेंशन का सबसे बड़ा विरोधाभास यानी सबसे बड़ी विडंबना पता है क्या है? अमेरिका और चीन तकनीकी प्रभुत्व के लिए एक बेहद भयंकर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सच ये है कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे के बिना भविष्य का निर्माण कर ही नहीं सकता। अमेरिका को चीन के विशाल बाजार और कच्चे माल की सख्त जरूरत है, वहीं चीन आज भी कई एडवांस टेक्नोलॉजीज के लिए अमेरिका से मजबूती से जुड़ा हुआ है। पूरी तरह से एक दूसरे से अलग हो जाना यानी कंप्लीट डीकपलिंग लगभग नामुमकिन है। इस बीच कूटनीति के कुछ जानकारों ने एक अलग ही रास्ता सुझाया है। उनका तर्क है कि सिर्फ बाजार तक पहुंच के लिए सौदेबाजी करने से पड़रा हमेशा चीन का ही भारी रहेगा। इसके बजाय अगर मानवाधिकारों के मामलों पर, जैसे हांगकांग का मुद्दा, शिनजियांग के उइगरों की स्थिति या राजनीतिक कैदियों के मुद्दे, इन सब पर दबाव डाला जाए तो शायद अमेरिका को बातचीत में ज्यादा रणनीतिक फायदा मिल सकता है। ये निश्चित रूप से एक बहुत ही जटिल दृष्टिकोण है, लेकिन ये हमें बताता है कि जब भू राजनीतिक दांव इतने ऊंचे हों तो सिर्फ व्यापार और पैसे की भाषा ही काफी नहीं होती। तो आखिर में इस शानदार लेकिन बेहद तनावपूर्ण शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि में एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल हमारे सामने खड़ा है
क्या ये दोनों महाशक्तियां अपनी इस भयंकर प्रतिद्वंदिता को एक समझदार और जिम्मेदार तरीके से संभाल सकती हैं? या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके बुनियादी ढांचे पर कंट्रोल करने की ये लड़ाई पूरी दुनिया को एक ऐसे टकराव की तरफ ले जाएगी जिसे कोई नहीं रोक सकता? दांव इससे ऊंचे शायद इतिहास में कभी नहीं रहे। पूरी दुनिया सांस रोके इस समिट को देख रही है, क्योंकि आने वाले कल का भविष्य इसी सप्लाई चेन और इन्हीं कूटनीतिक चालों पर टिका है।